Good morning, students. Myself Soni ma'am, and today I will teach history. Our next topic, class 8th. Okay. Our next topic is what is colonial? Means औपनिवेशिक क्या होता है? Colonial means औपनिवेशिक. बच्चों, in this book you will read about the way of the British came to the conquer the country and the establish their rule. आप बच्चों जानते हो कि यहाँ पे क्या हुआ, अंग्रेज़ आकर यहाँ पे इसमें भारत को पर अधिकार करके अपनी कंपनी को स्थापित करने के बाद क्या किया, यहाँ पे जो है अब व्यापार किया. ठीक है. और उसमें जो है एंड सब जज कॉन्क्योर द लोकल नवाब्स एंड द राजास. उन्होंने क्या किया था, मतलब यहाँ के नवाबों और राजाओं पे क्या बनाया था, दबाव बनाया. आप इसकी इंग्लिश खुद पढ़ लीजिएगा ना, मैं इसको हिंदी आपको बता रही हूँ फटाफट, और फिर इसको इंग्लिश में समरी इसकी बता दूँगी कि जो है उसमें दबाव बनाया था राजा और नवाबों पे, उनको अपने कब्जे में एक तरह से कर लिया था. फिर क्या हुआ था बच्चों कि इन्होंने अर्थशास्त्र समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, मतलब यहाँ की सामाजिक और आर्थिक रूप से यहाँ पे उसको अपने कब्जे में कर लिया. अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए इन्होंने राजस्व वसूल मतलब टैक्स लगाया. राजस्व वसूल करना मतलब टैक्स लगाया. अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा और खरीद और निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई ज़बरदस्ती. मतलब जो उनको वस्तु बनाना था, जिसके लिए उनकी ज़रूरत थी, उसको ज़बरदस्ती, जैसे नील की खेती हुई, ये सब ज़बरदस्ती कराया. ठीक है. और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए, इसमें हमें देखना है. आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद रीति रिवाज के तौर तरीके में क्या बदलाव आए. मतलब उन्होंने यहाँ की हर चीज़ों को बदलना चालू किया. जैसे कि यहाँ कुछ अच्छे भी काम किए, कुछ बुरे भी किए. जैसे यहाँ सती प्रथा था, बाल विवाह था. ठीक है. ये सब उन्होंने बंद कराएँ. जब एक देश पर दूसरे देश का दबदबे इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव लाते हैं तो इस प्रकार को क्या कहते हैं, औपनिवेशिक कहा जाता है. जैसे क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए व्हाट इज औपनिवेशिक, तो व्हेन द सबजेक्शन ऑफ द वन कंट्री, यहाँ से देखिएगा, ये लिख लीजिएगा, ऑफ वन कंट्री बाय अनदर lead to these kings of the political, economical, social and the cultural changes we refer to the process of the colonizations. ठीक है. तो ये आपका यहाँ कहाँ से आपको याद करने वाला मेन पॉइंट कहाँ से है, मेन पॉइंट आपका यहाँ से लेके और लास्ट तक, ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक है. ठीक. इसको पढ़ लीजिएगा. तो इसमें मीन्स क्या है कि व्हेन द ब्रिटिश केम एंड इस्टेब्लिश दियर कंपनीज एंड ही फोर्सली टू द फार्मर्स टू फोर्स टू ग्रो their needs and fulfill their needs and change many social, economical, religion in each and every field and stay here for a long time. You will however find that all classes and groups did not experience these changes in the same way. That is why the book is called Our Past in the Plurals. लेकिन क्या जल्दी आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे. इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीत पर केंद्रित है. देखिए इसका क्या है, प्यूलर फॉर्म है ना पास्ट का. ये देखिए आपको पास्ट, आवर पास्ट लिखा है, मतलब एक घटनाएं नहीं है, कई घटनाएं, इसलिए इसको क्या कहा गया है, आवर पास्ट. आवर नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डू वी नो, हम कैसे जानते हैं, क्या जानते हैं कि व्हाट सोर्स डू हिस्टोरियंस यूज इन राइटिंग अबाउट द लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री. मतलब भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकारों ने किन स्रोतों का, मतलब किसी को तो याद तो था नहीं, और किन स्रोतों का उन्होंने प्रयोग किया. ठीक है. तो आप देखिए इसमें एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, मतलब प्रशासन अभिलेख तैयार करना.
मतलब जो अंग्रेज़ आए थे ना, उनका क्या था, वो एक अपना एक उनका प्रशासनिक जो अभिलेख था, जो कार्य करते थे डेली रूटीन का, तो वो उनका ही वो लिखते थे। तो एक वो आपका सोर्स हुआ। इसको आप सुन लीजिए। अंग्रेज़ी शासन दौरान तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होता था। हम बताएं ना, वो डेली कुछ ना कुछ लिखते थे, मतलब जो उनका प्रशासनिक कार्य था वो उसमें उसको पहले अब एक कानून बन के उसको पास कराया जाता था, उसको प्रोसेस होता था उसको। तो वो एक हुआ उनका। अंग्रेज़ों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। हाँ, उनका ये मानना था कि जो हम चीज़ें कर रहे हैं उसको लिखना मतलब बहुत, अब भी वो लोग बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से काम करते हैं। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जाँच को साफ साफ लिखना ज़रूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता था, ठीक है, और उन पर वाद विवाद भी किया जा सकता था। मान लो उसको लागू करवाने के बाद उसमें क्या कमियां हैं, क्या चीज़ें हैं, उसको जब साफ साफ लिखा रहेगा तभी तो लागू किया जा सकता है। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर भी आधारित शासन की स्वीकृति पैदा हुई। ठीक, नीचे आपका है द ब्रिटिश आल्सो फेल्ड। तो यहाँ पे अंग्रेज़ों ने भी यह लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को क्या है, संभाल कर रखना चाहिए। लिहाजा उन्हें सभी शासकीय संस्थाओं में अभिलेख कक्ष की भी बनवा रखे थे। मतलब एक अभिलेख कक्ष होता था जहाँ पे वो पुराने फाइल्स, रिकॉर्ड्स रखे रहते थे। तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने अपने रिकॉर्ड रूम होते थे, ठीक है। अगर उससे रिलेटेड कोई रिकॉर्ड मांग रहा है तो वो रिकॉर्ड रूम से निकाल के देता था। महत्वपूर्ण दस्तावेज को बचा कर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव, जिससे अभिलेखागार को क्या कहते हैं, आर्काइव को संग्रहालय जैसे भी संस्थाएं बनाए गए थे 19वीं सदी में। ये देखिए यहाँ से, यहाँ देखिए 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। मतलब जो पत्र व्यवहार करते थे, जो एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे कि आपको ऐसा करना है, एप्लीकेशन, लेटर्स, वो सब भी आज आप अब उसमें संग्रहालयों में, म्यूजियम्स में देख सकते हैं। वहाँ आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं, या उस पर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव भी देख सकते हैं, जो सुझाव लोग भेजते थे अंग्रेज लोग दूसरे को। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सुविधाजनक सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी। मतलब क्या इसको कॉपी किया जाता था, ठीक है। और आप इधर आइए। ये देखिए फिगर आपका 4th दिया है, जिसमें है क्या है, द नेशनल आर्कीव ऑफ इंडिया केम अप इन द 1920। मतलब भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 दशक में बनाया गया था। ये आपका क्या है, अभिलेखागार है, जहाँ पे इनकी सारी रिकॉर्ड्स रखे गए थे। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए। इससे पता चलता है कि अंग्रेज़ की सोच से इन संस्थाओं में कितना भारी महत्व था, ठीक है। मतलब ये अब ये समझ में आता है कि कितना इसका महत्व। अगर ये ना होता तो क्या हम लोग उनकी इस तरह से हिस्ट्री को लिख पाते ना। और इसमें जो है इन्होंने क्या किया, तकनीक फैलाने महत्व था, तकनीक भी फैलने लगी थी। हाँ, इसमें उन्होंने खुशनवीसी माहिर लिखते थे, और खुशनवीसी या फिर मतलब साफ़ सुथरा लिखते थे वो लोग, बहुत सुंदर ढंग से लिखते थे। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। मतलब छपाई वाली मशीन भी आ गई थी। इस तकनीकी के सारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों, दस्तावेज की कई प्रतियाँ बनाई जाने लगी। मतलब उसको जब पहले तो लिखना होता था, जब हाथ से लिखना होता था तो लोग एक ही चीज़ को बार बार, मान लो 4 जगह भेजना, 4 बार लिखते थे। अब उसको क्या हो गया, उसको छपवा कर मतलब मशीन से, प्रेस से उसको भेज देते थे। इधर देखिए आपका ये दिया गया है, गृह विभाग को भेजी गई कुछ पत्र हैं, ठीक है, जिसमें पहले 1946 में, और जो है बम्बई में, फिर कराची में, विशाखापट्टनम में, ये सब जो है ये क्या है, ये जो है डायरेक्टर ऑफ द इंटेलिजेंस है, जो हेडक्वार्टर इंडिया कमांड सिचुएशंस रिपोर्ट से संख्या नंबर, मतलब फाइल नंबर 7 है। फाइल संख्या क्या है, 5, 21 एंड 46, गृह राजनीतिक भारत सरकार। ये जो है आपका उनके द्वारा भेजे गए हैं ये,
ठीक है, सोर्स देखिए इसी टाइप का सोर्स आपको ये वहाँ पे लिखे जाते थे, यहीं वहीं से लिया गया है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब उसको पढ़िएगा और जो है इसको याद करिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।